मैं कुणाल को अपने ऊपर से हटाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन कुणाल अपनी ही धुन में सवार था। कहने लगा, ज़्यादा ड्रामा करने की कोशिश मत करो, पत्नी हो मेरी और मैं जब चाहूँ तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ। बहुत हिम्मत करके सोनू बोला, साहब जी ये गलत है, आप ऐसा मत करें। मैडम जी आपकी पत्नी हैं, कुछ तो उनकी इज्जत का ख्याल करें। लेकिन कुणाल ने सोनू को बुरी तरह डांट दिया। कहने लगा, चुपचाप गाड़ी चलाओ। जिस सड़क पर हमारी गाड़ी दौड़ रही थी वो थोड़ा सुनसान सा इलाका था। दोनों तरफ हरे भरे जंगल थे। गाड़ियों का आवागमन भी बहुत कम था, इसलिए कुणाल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि गाड़ी में उसे कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करते देख लेगा। वो पूरी तरह निडर था और गाड़ी में ही मेरे साथ अपनी हदें पार करने की कोशिश कर रहा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि मुझे तकलीफ़ देकर कुणाल को मज़ा आता था। जब मैं तकलीफ़ से चीखती, डर के मारे उसके आगे हाथ जोड़ती, तो उसके अंदर तक सुकून उतरता था। उसने मुझे खींचकर गाड़ी की बैक सीट पर लिटा लिया था और अब धीरे धीरे मेरे ऊपर झुकने लगा था। हालांकि अब गाड़ी इधर उधर डगमगाने लगी थी, क्योंकि पीछे की हरकतें देखकर ड्राइविंग करता सोनू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे थे और इधर कुणाल के ऊपर पूरी तरह से मदहोशी सवार हो चुकी थी। वो मुझे अपने करीब करके बेतहाशा चूमने लगा और मेरे ब्लाउज की डोरियों को भी। मुझे अब किसी भी पल बचने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मैं भगवान से दुआ कर रही थी, काश अब तो तू मुझे मौत ही दे दे। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। जिस इंसान को अपनी पत्नी की इज्जत की परवाह ना हो, उसके साथ जिंदा रहने से बेहतर तो मर जाना था। और शायद भगवान को मेरी हालत पर दया आ गई थी। सोनू का बर्दाश्त अब जवाब दे चुका था और गाड़ी की स्पीड तेज होने लगी थी और अचानक ही गाड़ी डगमगाते हुए अपना बैलेंस खोने लगी। गाड़ी का बैलेंस खराब होते देख कुणाल होश की दुनिया में वापस लौटा था। वो जोर से सोनू पर चिल्लाया, सोनू ये क्या कर रहे हो? गाड़ी ध्यान से चलाओ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ऐसा लग रहा था जैसे सोनू जानबूझकर गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ रहा हो, क्योंकि कुणाल के चिल्लाने पर भी सोनू ने गाड़ी के बैलेंस को संभालने की कोशिश नहीं की थी। और तभी अचानक गाड़ी एक जोरदार टक्कर के साथ सामने लगे एक पेड़ से जा टकराई थी। स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए सोनू डैशबोर्ड से जाकर टकराया था। मैं और कुणाल भी आगे की सीट से जा टकराए थे। कुछ पल के लिए डर के मारे मेरा दिल धक से रह गया था। जो कुछ भी हुआ था उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और फिर खुद को संभालते हुए कुणाल गाड़ी से बाहर निकला। अगर गाड़ी पेड़ से न टकराई होती तो सीधा खाई में जाकर गिरती। हमारी मौत हमसे कुछ ही पलों की दूरी पर थी। गुस्से में आकर कुणाल ने सोनू को गर्दन से पकड़कर गाड़ी से बाहर खींचते हुए निकाला था। सोनू का सिर डैशबोर्ड से टकराने की वजह से बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके माथे से भी खून बह रहा था, लेकिन भगवान की फिर भी कृपा थी कि उसे और ज़्यादा चोटें नहीं आई थीं। वरना इस स्पीड से जाकर गाड़ी पेड़ से टकराई थी तो कुछ भी हो सकता था। भगवान की कृपा थी कि सोनू होश में था। सोनू के सिर पर चोट देखकर मेरा दिल जोर से कांप उठा था, जबकि कुणाल के सीने में जैसे दिल ही नहीं था। उसे सोनू की चोट की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसने ताव में आकर सोनू के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो चिल्लाकर कहने लगा, कमीने इंसान, तेरा ध्यान कहाँ था? इतने सालों से मेरे यहाँ गाड़ी चला रहा है और तुझे इतना भी नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है? और सोनू चुपचाप कुणाल के हाथों मार खा रहा था। उसने एक शब्द भी अपनी ज़बान से नहीं कहा था। हाँ, बस मार खाते हुए उसने एक बार मेरी ओर ज़रूर देखा था। पता नहीं उसकी उन आँखों में क्या था, पर उसकी नज़रें मेरे दिल के अंदर तक उतर गई थीं। जब कुणाल सोनू को मारते मारते थक गया तो उसने सोनू को धक्का दिया और जाकर खुद ही गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही वो सोनू से कहने लगा, कोई ऑटो पकड़ो और घर जाओ, सारा मूड ख़राब कर दिया। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और बैठने ही वाली थी कि कुणाल की दहाड़ पर मैं सहम गई। वो कहने लगा, गाड़ी का दरवाज़ा बंद करो और तुम भी सोनू के साथ घर वापस जाओ। तुम जैसी गवार मिडिल क्लास लड़कियां पति को खुश करना भी नहीं जानती। तुम्हें अपने साथ और रखकर मैं अपना मूड और भी ज़्यादा ख़राब करना नहीं चाहता। ये कहकर कुणाल ने गाड़ी रिवर्स ली और फिर तेज़ी से आगे की तरफ भगाता हुआ चला गया। मैं और सोनू सड़क पर खड़े रह गए थे। मैंने सोनू की तरफ देखा। उसका सिर पहले ही जख्मी हो चुका था और कुणाल की मार से उसके होंठ भी फट गए थे। मैंने कहा, सोनू तुम्हें तो बहुत चोटें आई हैं, ऐसा करो पहले अस्पताल चलते हैं। लेकिन सोनू कहने लगा, नहीं मैडम जी, ये तो बस मामूली सी चोटें हैं, 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगी।
ये कहते हुए सोनू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला। पहले अपने होंठ को साफ किया और फिर वही रुमाल अपने सिर पर बांध लिया। फिर कहने लगा, मैडम जी, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर हमें ऑटो मिल जाएंगे, थोड़ी दूर पैदल चलना होगा। मैंने कहा, सोनू, मुझे पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बहुत जख्मी हो, क्या तुम पैदल चल सकते हो? वो कहने लगा, मैडम जी, मैंने कहा ना, आप मेरी चिंता मत करें। और फिर मैं और सोनू पैदल चलने लगे। लेकिन अचानक चलते चलते सोनू रुक गया था। उसने मेरी साड़ी का पल्लू उठाया और फिर पीछे से मेरी पीठ पर लपेट कर मेरी हाथ में पकड़ा दिया था। सोनू की इस हरकत पर मैं दंग रह गई थी। अचानक ही मेरी आंखों में शर्म और शर्मिंदगी के मिले जुले भाव आए थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ कुणाल मेरे साथ कर रहा था वो सब सोनू ने अपनी आंखों से देखा था, और वो सारे पल याद आते ही मेरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। मेरे ब्लाउज की डोरियां शायद पूरी तरह खुलने की कगार पर थीं, और सोनू ने बहुत ही सहज तरीके से मेरी इज्जत ढक दी थी। मैंने अचानक से सोनू की तरफ नज़र उठाकर देखा, लेकिन वो नज़रें चुराते हुए आगे आगे तेज़ी से चलने लगा था। मैं भी तेज़ी से चलकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, सोनू, तुमने जानबूझकर गाड़ी पेड़ से टकराई थी ना, ताकि कुणाल अपनी गलत हरकतों से बाज आए? मैं सोनू की आंखों में झांकते हुए सवाल कर रही थी, और सोनू मुझसे नज़रें चुराने लगा। उसका मुझसे नज़रें चुराना मुझे सब कुछ बता चुका था। पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। मैंने कहा, चलो, वरना हम लेट हो जाएंगे। मुझे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। मेरी इज्जत को बचाने के लिए सोनू ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि जरा सी लापरवाही हम तीनों को मौत की नींद सुला सकती थी। लेकिन फिर भी मेरी इज्जत को बचाने के लिए सोनू ने इतना बड़ा कदम उठाया था। पता नहीं क्यों मेरे दिल में सोनू के लिए इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता। कुणाल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे दूसरों की इज्जत करना नहीं आता था, दूसरों को खुश करना नहीं आता था, बल्कि उन्हें तकलीफ़ देकर उसे मज़ा आता था। लेकिन सोनू एक गरीब ड्राइवर था, फिर भी उसे उसके अंदर गैरत थी, दूसरों की परवाह थी। उसने मेरी खातिर अपनी जान भी जोखम में डाल दी थी, और मेरी खातिर उसने कुणाल से भी मार खाई थी। चलते चलते मैंने सोनू से कहा, सोनू, तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अगर गाड़ी खाई में गिर जाती तो तुम्हारे साथ साथ मैं और कुणाल भी मर जाते। तुमने तो मेरी और कुणाल की जान की भी परवाह नहीं की। सोनू कहने लगा, मैडम जी, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? इज्जत के 2 पल बहुत होते हैं, लेकिन बदनामी का 1 पल 1000 मौतों के बराबर होता है। और मैं बस उसकी बात पर उसकी तरफ देखती रह गई थी। थोड़ी देर बाद हमें एक ऑटो मिल गया था और हम घर पहुंच चुके थे। घर आकर मैंने फर्स्ट एड बॉक्स लाकर सोनू के जख्म की अच्छे से सफाई की थी और उसके सर पर पट्टी भी बांध दी थी। और जब मेरे हाथ सोनू के होंठों की तरफ बढ़े तो सोनू एकदम पीछे हट गया। मुझसे नज़रें चुराते हुए कहने लगा, मैडम जी, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा मेरे करीब मत आइए। मैंने कहा, क्यों? तुम्हें चोट लगी है सोनू? अगर केयर नहीं करोगे तो ये थोड़ी सी चोट ही तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ का कारण बनेगी। लेकिन सोनू जल्दी से उठकर वहाँ से चला गया था और मैं उसे हैरत से जाता देखती रह गई थी। अजीब इंसान था। मैं तो उसके जख्मों की सफाई कर रही थी। खैर, मैंने अपने सर को झटका और अपने कमरे में चली आई। कुणाल रात के 1 बजे नशे में धुत होकर वापस लौटा था और आते ही बिस्तर पर उल्टा सीधा गिरकर बेहोश हो गया। मेरे लिए ये बहुत गनीमत था कि मैं उसके गुस्से से बच गई थी। अगर वो होश में होता तो ज़रूर मुझे अपने गुस्से का निशाना बनाता, और आज मैं उसके गुस्से को सहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं भी चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गई थी और ख़ुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी माँ ये सोचकर खुश होंगी कि मैं अपने घर में राज कर रही हूँ। इतना अमीर पति जो मिला है मुझे, जो मेरी सारी ख्वाहिशों को, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी लाडली बेटी रो रो कर अपनी ज़िंदगी के पल काट रही है। धीरे धीरे हमारी शादी को 2 महीने हो चुके थे और कुणाल ने मुझे एक बार भी मेरी माँ से मिलने नहीं दिया था। कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब लग रही थी। चलते फिरते चक्कर आते, कुछ भी खाती तो तुरंत उल्टी हो जाती। कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। मेरी हालत को देखकर कुणाल को मेरी थोड़ी चिंता हुई तो वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझे खुशखबरी सुना दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर मेरे लिए सूखे सहरा में किसी पानी की बूंद की तरह थी। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा कोई अपना मेरे वजूद से जन्म लेने वाला था जो सिर्फ मेरा होता।
मेरा अपना खून होता। मैं इस बच्चे के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकती थी। आंखों में आए आंसू पोंछते हुए मैंने अपने पेट पर हाथ रखा था। लेकिन कुणाल की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो डॉक्टर से लड़ने वाले अंदाज में कहने लगा, ये क्या कह रही हैं आप? मुझे ये बच्चा बच्चा नहीं चाहिए। और तुम क्या यूँ खुश हो रही हो? मैंने तुमसे शादी बच्चों के झंझट के लिए नहीं की थी। मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ और ये बच्चे के झंझट में पड़कर अपनी ज़िंदगी के मज़े ख़राब नहीं करना चाहता। डॉक्टर, मुझे अभी के अभी अबॉर्शन चाहिए। मुझे ये बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। और कुणाल के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा, कुणाल, कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारा बच्चा है, हमारा खून है। डॉक्टर भी कुणाल की ये बातें सुनकर हैरान थी। कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादी के बाद पहली बार जब कोई खुशी मिलती है तो लोग खुशी के मारे झूमने लगते हैं, और तुम अपना पहला बच्चा गिराना चाहते हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? गुस्से के मारे कुणाल डॉक्टर पर भी चढ़ बैठा था। कहने लगा, जो कहा है बस उतना करो। मुझे ये बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। बच्चा पैदा करते ही मेरी बीवी की सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, और मुझे मोटी फैली बदसूरत बीवी नहीं चाहिए। मुझे अपनी बीवी का फिगर ख़राब नहीं करना। मैंने कुणाल से लाख मिन्नतें की, उसके हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसका पत्थर दिल नहीं पिघला। उसी दिन उसने मेरा अबॉर्शन करवा दिया और मुझे घर ले आया। वो पूरी रात मेरी अंगारों पर गुजरी थी। इस बात को पूरे 3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों में मेरे आंसू नहीं रुके थे और ना मैं कमरे से निकली थी। बीच में 1-2 बार सोनू कमरे में आया था मुझे खाना देने, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। मेरी हालत देखकर उसने पूछने की कोशिश भी की थी कि आखिर मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैंने उसको भी गुस्सा करके भगा दिया था। मैं किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। और उसके बाद सोनू भी मेरे पास नहीं आया था। अबॉर्शन की तीसरी रात कुणाल मेरे करीब आने लगा। धीरे से मुझे अपनी बाहों में समेट कर मुझे चूमने लगा और उसके इरादे भांप कर मैं कांप उठी थी। मैंने कहा, कुणाल, अभी मुझसे दूर रहो। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ संबंध बना सकूँ। प्लीज़ मेरी हालत पर रहम करो। मेरी बात पर कुणाल गुस्से से तिलमिला गया। उसने मुझे खींचकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस वक्त तुम्हारी तलब महसूस हो रही है और मैं इस वक्त खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी तो कौन करेगा? तुम बीवी हो मेरी। ये कहते हुए कुणाल ने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं और मैं तकलीफ़ के मारे सिसक उठी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन कुणाल पर इसका कोई असर नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वो अपने जज्बातों को ठंडा कर चुका तो हमेशा की तरह मुझसे पीठ फेर कर सो गया था और मैं अपनी किस्मत पर मातम करती रह गई थी। वक्त का काम है गुजरना और मेरी ये तकलीफ़ भरा वक्त भी गुजरता जा रहा था। धीरे धीरे मैं कुणाल के जुल्मों की आदी होती जा रही थी। हाँ, सोनू मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मेरे खाने पीने का ध्यान रखता, मेरा मन बहलाने की हर मुमकिन कोशिश करता। एक बार मैंने सोनू से पूछा, सोनू, तुम्हारे साहब की पहली पत्नी कैसे मरी थी? और इस बात पर सोनू ने जल्दी से नज़रें चुरा ली थीं। मैंने कहा, बताओ सोनू, आखिर तुम्हारे साहब की पहली पत्नी कैसे मरी थी? मेरी बात पर सोनू की आंखों में आंसू चमकने लगे थे और मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा, सोनू, तुम रो क्यों रहे हो? सोनू कहने लगा, मैडम जी, मैं भी साहब की पहली पत्नी का कातिल हूँ। और मैंने हैरान होकर सोनू को देखा था। मैंने कहा, वो कैसे? सोनू अपनी आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कहने लगा, मैडम जी, साहब जी की पहली पत्नी बहुत ही मासूम थी, बिल्कुल आपकी तरह। साहब जी उन्हें भी अपने जुनून का निशाना बनाते थे। साहब जी को औरतों को तकलीफ़ देकर उनकी चीखों को सुनने में उन्हें मज़ा आता है। संध्या मैडम भी आपकी तरह दरिया दिल और बहुत ही शांत स्वभाव की मालिक थीं, लेकिन साहब जी के जुल्मों को सहते सहते वो नाजुक सी कली मुरझाने लगी थी। साहब जी उन्हें घर में कैद करके रखते थे, ना उन्हें किसी से मिलने देते, ना उन्हें बाहर जाने देते थे। हालांकि साहब जी संध्या मैडम जी से बहुत प्यार जताते थे, लेकिन उनके प्यार करने का अंदाज जानवरों जैसा होता था। कमरे के अंदर से मुझे संध्या मैडम के सिसकने की आवाज़ें आती थीं, उनकी चीखों की आवाज़ें आती थीं और मैं अपने कान बंद कर लेता था। साहब जी के प्यार करने का अंदाज ऐसा ही था। औरतों को तकलीफ़ देकर उन्हें मज़ा आता है, लेकिन एक दिन साहब जी का गुस्सा संध्या मैडम की सहन शक्ति से बाहर हो गया और वो साहब जी के सामने तनकर खड़ी हो गई। उन्होंने साहब के जुल्म सहने से इनकार कर दिया। उन्होंने हिम्मत करके कह दिया कि मुझे आपसे छुटकारा चाहिए,
मुझे तलाक चाहिए, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। और उसी वक्त साहब जी गुस्से से पागल हो गए थे। उन्होंने अपना सारा गुस्सा संध्या मैडम पर निकाला था। मैं किचन में भी संध्या मैडम की चीखों को सुन सकता था। और थोड़ी देर के बाद साहब जी ने मुझे कमरे में बुलाया था। मुझे कुछ पैसे देकर सामान लेने के लिए बाहर भेज दिया। और जब मैं घर वापस आया तो साहब जी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे आराम से टीवी देख रहे थे और उनके कमरे से धुआं उठ रहा था। मेरा दिल धक से रह गया था, क्योंकि संध्या मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं और उनके कमरे से धुएं का उठना कोई गलत संकेत दे रहे थे। मैं भागकर कमरे में गया था। दरवाज़ा खोला तो मेरी चीखें निकल गई थीं। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखों को दबाया था। थोड़ी देर बाद साहब जी ने और मैंने मिलकर ही संध्या मैडम की अंतिम क्रिया पूरी की थी। और ये सब कहकर सोनू बिलख बिलख कर रोने लगा था। कहने लगा, मैडम जी, मैं साहब जी की पहली पत्नी संध्या मैडम का गुनहगार हूँ। मैं उन्हें बचा नहीं सका, लेकिन मैं आपको मरते नहीं देख सकता। मैडम जी, खुद को बचा लीजिए। मैडम जी, आप बहुत अच्छी हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊँगा। सोनू बिलख बिलख कर रो रहा था और सोनू की सारी बातें सुनकर मेरी सांसें जैसे मेरे सीने में अटक गई थीं। और जब शाम को कुणाल कमरे में दाखिल हुआ तो मैं डर के मारे थर थर काँपने लगी थी। मैं जल्दी से जाकर बिस्तर में कंबल में जाकर दुबक गई थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज कुणाल से मेरा सामना ना हो, वो बिना मुझे डिस्टर्ब किए आराम से सो जाए, क्योंकि मैं कुणाल के करीब जाना भी नहीं चाहती थी। मुझे कंबल में दुबके देख कुणाल हैरान हुआ था। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? इस तरह कंबल में दुबकी क्यों लेटी हो? और अगले ही पल उसने मेरा कंबल खींचकर उतार दिया था और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाकर बिठाने लगा, लेकिन अगले ही पल चौंक गया। कहने लगा, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, क्या हुआ है तुम्हें? और मेरी तो ज़बान ही नहीं खुल रही थी। कहने लगा, एक तो तुम औरतों की ये बीमारी सारे मूड का सत्यानाश करके रख देती हो। उठो, दवा खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे बीमार औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ये कहकर उसने कुछ रंग बिरंगी गोलियां मेरे हाथ पर रख दी और पानी की बोतल देकर अपने मोबाइल में बिजी हो गया। मैंने भगवान का धन्यवाद किया, दवाइयाँ खाईं और कंबल में जाकर फिर से दुबक गई थी। अगले दिन तक मैं ठीक हो चुकी थी, लेकिन कुणाल की तरफ से जो डर मेरे दिल में बैठ गया था वो नहीं निकल पाया था। कुणाल ऑफिस के लिए तैयार होते हुए कहने लगा, सुनो, शाम को मेरा एक दोस्त घर आने वाला है। वो मेरी शादी में नहीं आया था और शादी के बाद भी उसने तुम्हें नहीं देखा है। उसकी बड़ी इच्छा है कि वो मेरी पत्नी को देखे, तो मैंने उसे आज शाम को चाय पर बुला लिया है। अच्छे से तैयार रहना, खुद को तैयार करने में कोई भी कमी मत छोड़ना। वो मेरे करीब आया, मुझे अपनी बाहों में लिया, मेरा दुपट्टा उतार कर दूर बेड पर उछाल दिया। मुझे भरपूर नज़रों से देखता हुआ कहने लगा, अपनी खूबसूरती को उभारने में कोई भी कमी मत छोड़ना। पिछले हफ्ते जो ब्लैक कलर की साड़ी मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी ना, वही पहनना। राहुल की पत्नी बहुत खूबसूरत है, उसे देखकर हमारे सर्कल के जितने भी लड़के हैं सब अपना दिल थाम लेते हैं। लेकिन आज मैं राहुल को बताऊंगा कि मेरी बीबी उसकी बीबी से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। कुणाल अपना आदेश सुनाकर ऑफिस के लिए चला गया था और मेरा पूरा दिन बेचैनी में कटा था। मैं कुणाल के किसी भी दोस्त के सामने जाना नहीं चाहती थी। मुझे कुणाल के सभी दोस्त बहुत बुरे लगते थे, जैसे उनकी नज़रें मेरे शरीर के आर पार हो जाती थीं। पता नहीं ये दोस्त कैसा होगा, लेकिन मुझे कुणाल का हुक्म मानना ज़रूरी था। अगर मैं उसकी बात ना मानती तो वो पूरे घर में कोहराम मचा देता। शाम 6 बजे ही मैंने खुद को अच्छे से तैयार कर लिया था, क्योंकि कुणाल ने कहा था कि वो और उसका दोस्त शाम को 7 बजे आएंगे। मैंने वही ब्लैक कलर की सितारों वाली साड़ी पहन ली थी जो कुणाल ने गिफ्ट की थी और जिसमें मेरा गोरा रंग और भी चमक उठा था। जब मैं नीचे उतरी तो हॉल की सफाई करता हुआ सोनू एक पल के लिए रुक गया था। उसकी नज़रें मेरे ऊपर टिकी थीं। मैंने चुटकी बजाकर उसे उसकी दुनिया में वापस लाया था। तब वो शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर दोबारा से सफाई करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा, मैडम जी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कहीं आपको मेरी ही नज़र न लग जाए। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी थी। 7 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब कुणाल और उसका दोस्त आ गए। आते ही कुणाल ने मुझे आवाज़ दी। मैं जल्दी से किचन से निकलकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। कुणाल ने मुझे अपने दोस्त के सामने ही खींचकर अपने करीब कर लिया और फिर मुझे सोफे पर लाकर बिठा दिया। उसका दोस्त राहुल मेरी बहुत तारीफ़ कर रहा था, लेकिन मुझे राहुल के सामने बैठना बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी नज़रें मुझे बहुत असहज कर रही थीं। मैं डर के मारे काँप रही थी और वहाँ से उठकर जाना चाहती थी, लेकिन कुणाल मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास ही बिठाए हुए था।
वो लोग अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे, लेकिन राहुल की नज़रें बातों के दौरान बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। आखिरकार मैंने सिरदर्द का बहाना बनाया और अपने कमरे में चली आई। कुछ देर बाद मुझे सोनू ने आकर बताया कि साहब जी और उनके दोस्त चले गए हैं, और लगभग 2 घंटे के बाद कुणाल कमरे में आया था। वो बहुत खुश लग रहा था। मुझे तो लगा कि वो आएगा, मुझ पर गुस्सा करेगा, लेकिन उसकी खुशी देखकर मैं तो हैरान रह गई थी। आते ही उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। कहने लगा, नैना, तुमने तो एक ही मुलाकात में राहुल को अपना दीवाना कर दिया है। तुम्हारी खूबसूरती ने उसके दिल पर जादू चला दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ, राहुल तुम्हें लेने के लिए आने वाला है। मैंने हैरानी से कुणाल की तरफ देखा। मैंने कहा, लेकिन राहुल मुझे लेने के लिए क्यों आ रहा है, और मैं रात को कहाँ जाऊँगी उसके साथ? कुणाल ने टाई की नोट खोलते हुए कहा, मैं और राहुल एक रात के लिए अपनी पत्नियों को बदल रहे हैं। आज की रात तुम राहुल के साथ रहोगी और राहुल की पत्नी मेरे साथ। ये बात वो ऐसे कर रहा था जैसे ये कोई बहुत ही आम सी बात हो, लेकिन मेरे शरीर की नसों में खून जमने लगा था। मैंने कांपते हुए कहा, कुणाल, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी इज्जत हूँ और तुम अपनी इज्जत को इतनी आसानी से किसी दूसरे के हवाले कैसे कर सकते हो? मेरी बात पर वो हंसते हुए कहने लगा, अरे नैना, तुम मिडिल क्लास की लड़कियाँ भी ना हर वक्त इज्जत इज्जत चिल्लाती रहती हो। कौन सी इज्जत चली जाएगी तुम्हारी? राहुल तुम्हें जरा सा छू लेगा, तुम्हारे साथ एक रात गुजार लेगा, तो उसके छूने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, और एक रात के बाद वो तुम्हें मेरे पास वैसा का वैसा वापस लौटा देगा। राहुल की पत्नी दिव्या भी कम खूबसूरत नहीं है। अरे मैं तो न जाने कब से दिव्या के साथ टाइम बिताना चाहता था, लेकिन ये कमबख्त राहुल मेरे हाथ ही नहीं आता था, और आज तुम्हारी खूबसूरती ने उसे मेरे कदमों में लाकर डाल दिया है। कह रहा था, यार कुणाल, बस एक रात के लिए अपनी पत्नी मुझे दे दे, उसके बाद दिव्या के साथ चाहे कितनी भी रातें बिता लेना। अच्छा, अब ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो, अभी थोड़ी देर में ही राहुल तुम्हें लेने के लिए आने वाला है। जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ, वो रेड वाला गाउन पहनना, उसमें तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। कुणाल की बात सुनकर मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। मैं मरती मर जाती, लेकिन अपनी इज्जत यूँ नीलाम न करती। और आखिर मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कुणाल, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा कभी नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत किसी गैर मर्द के हवाले नहीं करूंगी। मेरी आंखों में गुस्से और बगावत की चमक देखकर कुणाल के अंदर का जानवर जाग उठा था। उसने मुझे दीवार की तरफ धक्का दिया। मेरा सर दीवार से जाकर टकराया था। उसने गुस्से में मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात से इनकार कर रही हो? तुम जानती हो तुम्हारा इनकार मेरे अंदर के गुस्से को हवा देने लगा है, और अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी जान नहीं मांग रहा, बस एक रात के लिए तुम्हें राहुल के साथ जाने को कह रहा हूँ। और पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई थी कि मैंने कुणाल को दूर धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया था। मैंने कहा, तुम जानवर तो थे, ये बात मुझे पता थी। तुम्हारे सीने में दिल नहीं था, ये भी मुझे पता था, लेकिन आज मैंने ये भी देख लिया कि तुम्हारे अंदर गैरत भी नहीं है। तुम अपनी बीवी को यूँ दूसरों के सामने पेश कर रहे हो। एक नंबर के बेगैरत इंसान हो तुम। मेरी आंखों में गुस्सा देखकर कुणाल और भी पागल हो गया। कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कुणाल कुकरेजा पर हाथ उठाओ। आज तुम्हें तुम्हारी इस गलती की ऐसी सज़ा दूंगा कि मरने के बाद भी तुम अपनी इस गलती पर पछताओगी। संध्या ने भी मेरे सामने सर उठाने की कोशिश की थी, और आज देखो उसका अंजाम क्या हुआ है। और आज तुम्हारा भी वही अंजाम करूँगा जो संध्या का किया था। उसने मुझे खींचकर अपने पास किया और जलते हुए लाइटर को मेरी साड़ी के पल्लू पर लगा दिया था। ये देखकर मेरे गले से एक जोरदार चीख निकली थी। मैं अपनी साड़ी के पल्लू को झटक झटक कर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग तेजी से मेरी साड़ी को पकड़ रही थी। कुणाल के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, और अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा खुला और सोनू कमरे में दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर उसके भी होश उड़ गए थे। सोनू को अंदर आते देख कुणाल गुस्से से चिल्लाया, तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी कभी कमरे से बाहर निकल। आज मैं इस लड़की को मेरी बात के इनकार करने का मजा चखाऊंगा। सोनू की नज़रें मुझ पर उठी थीं। मैं अब भी जोर जोर से चीख रही थी और आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। मेरी आधी साड़ी जल चुकी थी, और यही वो मौका था। सोनू ने पास रखा हुआ गुलदस्ता उठाया और कुणाल के सर पर दे मारा। बार बहुत ही तेज और अचानक हुआ था। कुणाल वहीं गिर पड़ा। सोनू ने तुरंत मेरी जलती साड़ी खींचकर दूर फेंक दी थी और बिस्तर पर पड़ी चादर से मुझे ढक दिया था। मैं रोते रोते सोनू के सीने से लग गई थी। वो मुझे तसल्ली दे रहा था। कहने लगा, मैडम जी, सब ठीक हो जाएगा।
मैं राहुल और कुणाल की बातें सुन चुका था। वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों की अदला बदली की बात कर रहे थे। ये सुनकर ही मेरा गुस्से के मारे खून खौल उठा था। मैं तो आपको बताने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपना दिमाग चला रहा था कि आपको कैसे बचाऊं, कि तभी साहब जी कमरे में आ गए थे और मुझे अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगी थी। मैं समझ गया था आज कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। थोड़ी देर में ही पुलिस आ जाएगी। और कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ी के सायरन बजने लगे थे। पुलिस के सामने सब कुछ साफ था। कुणाल ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और वो फर्श पर पड़ा हुआ था और उसके सिर से तेजी से खून बह रहा था। सोनू ने पुलिस को कुणाल की पहली पत्नी संध्या के बारे में भी सब सच सच बता दिया था। मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया गया। मेरी माँ मेरी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे क्या पता था वो ऐसा दरिंदा इंसान है, वरना मैं कभी तेरी शादी उससे ना करती। मैं भी माँ के सीने में छुपकर खूब रोई थी। कुणाल के सिर पर चोट इतनी गंभीर थी कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। पुलिस ने सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उसके हाथों कुणाल की मौत हुई थी, लेकिन उसे जल्दी ही रिहा कर दिया गया था, क्योंकि उसने ये सब कुछ आत्मरक्षा में किया था। अब मुझे शादी के नाम से डर लगने लगा था। मेरी माँ जब मुझसे शादी की बात करती तो मैं पागलों की तरह चीखने लगती थी। थक हार कर मेरी माँ ने मुझसे शादी के लिए कहना बंद कर दिया था। जिंदगी उदास सी गुजर रही थी। कुणाल को मेरी ज़िंदगी से गए 4 महीने हो चुके थे, लेकिन जब भी कुणाल के साथ बीता वक्त मुझे याद आता तो ऐसा लगता कि अब भी उसके दिए जख्म मेरे शरीर पर ताज़ा हैं। फिर एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई। कहने लगी, नैना, आज तेरे लिए एक रिश्ता आया है। वो मुझे रिश्ता बहुत अच्छा लगा। मैंने लड़के वालों से हाँ कह दिया है और मैंने कहा है कि तुझसे पूछकर जवाब दूंगी। तू सोच समझकर फैसला कर। जिंदगी अकेले नहीं कटती। मेरी आखिरी इच्छा समझकर स्वीकार कर ले नैना, वरना मुझे चैन की मौत भी नहीं आएगी। मरने के बाद भी मेरी आत्मा बेचैन रहेगी, क्योंकि मेरे बाद तुझे सहारा देने के लिए कोई नहीं बचेगा। माँ की आंखों में आए आंसू देखकर मैंने चुपचाप सहमति दे दी। अगले दिन लड़के की माँ मुझे अंगूठी पहनाने आई। उनका बेटा भी उनके साथ था, लेकिन मैं कमरे से नहीं निकली। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, लड़का तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। मैंने अनमने ढंग से हाँ कर दी। कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाले इंसान को देखकर मैं हैरान रह गई थी। आने वाला कोई और नहीं बल्कि सोनू था। मैंने कहा, तुम अपना रिश्ता मेरे लिए लेकर आए हो। सोनू धीरे धीरे मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैडम जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपकी मर्जी भी जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे मिलने की बात कही। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। सोनू अच्छा खासा पढ़ा लिखा और बहुत ही हैंडसम लड़का था। बस मजबूरी के कारण कुणाल जैसे दरिंदे के घर काम कर रहा था। मैंने कहा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्या मुझ पर तरस खा रहे हो? सोनू ने तुरंत मेरे आंसू पोंछकर कहा, नहीं मैडम जी, मैं आप पर तरस नहीं खा रहा, बल्कि मैं तो आपका एहसानमंद हूँ। आपने मुझे कुणाल जैसे आदमी से बचाया, वरना मैं अब तक कुणाल जैसे कातिल इंसान के साथ काम करता रहता और उसके बुरे कामों में उसका साथ देता रहता। मैं संध्या मैडम को बचाने में असफल रहा, लेकिन आपको बचाकर मुझे सुकून मिला है। उसकी बातों से मेरे दिल में सुकून उतर गया था। दिल में एक वहम था कि शायद सोनू मुझ पर तरस खाकर मुझे सहारा देना चाहता है, लेकिन सोनू की चमकती आंखों ने यह वहम भी दूर कर दिया था। उसकी आंखों में मेरे लिए बेशुमार चाहतों के दिए चमक रहे थे और शायद वो अपनी चाहतों का भी इजहार करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसकी आंखों से होते हुए उसके दिल की गहराई में छुपी मोहब्बत को परख लिया था। वो मेरे लिए अपने दिल में ढेर सारी मोहब्बत छुपाए हुए था और न जाने कब से मेरी मोहब्बत को अपने सीने में दफन किए हुए था, लेकिन कभी उसने मुझ पर जाहिर नहीं होने दिया था। और इन्हीं बेशुमार चाहतों के आगे मैं हार गई थी और मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दी। बहुत ही सादगी से हमारी शादी हो गई और जब सोनू ने मुझे छुआ, मुझे अपनी बाहों में समेटा, तो उस वक्त मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। कुणाल की बाहों में जाते हुए मेरा दिल डर से कांप रहा था, लेकिन सोनू की बाहों में मुझे बहुत सुकून मिला था। उसके सीने से लगकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसने भी मुझे किसी नाजुक गुड़िया की तरह समेट लिया था। सोनू ने मुझे हमेशा प्यार और सम्मान दिया और जब डॉक्टर ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी दी तो वो खुशी से झूम उठा था। सोनू ने मेरा ख्याल किसी कांच की गुड़िया की तरह रखा। अब मैं सोनू के साथ ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर चल पड़ी थी, जहाँ हमारे प्यार और परिवार को पूरा करने वाली हमारी एक नन्ही परी भी आ चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा और आखिरी भाग था। इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी पिन कर दूँगी। आप दोनों जगह से जाकर लिंक पर
क्लिक करके इस कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।